अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, पीडीएम का मुल्तान जलसा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक सियासी मैच का मंजर पेश करने लगा है। अपोजिशन जमातों के कारकुनान ने आज कासिम बाग के गेट पर धावा बोल दिया, जिसकी फुटेजेस अभी आप देख भी रहे हैं, लेकिन उसके सामने हुकूमती मशीनरी पीछे हट गई। बिलावल कहते हैं जलसा हर सूरत होगा, जबकि मरियम बीबी भी तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक जलसे में शिरकत इख्तियार करेंगी। दूसरी तरफ हुकूमती वुज़रा अपोजिशन पर आवाम को कोरोना के मुंह में धकेलने के बयान दे रहे हैं। अब ऐसे में क्या होना चाहिए? क्या अपोजिशन को जलसा मनसूख कर देना चाहिए या फिर हुकूमत को ही अपना रवैया तब्दील कर लेना चाहिए? ताहम ऐसे में बढ़ते हुए कोरोना केसेस मुल्क की मईशत को एक नए खतरे से दो चार कर रहे हैं। अगर कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी जाती है तो मुल्क मुआशी तौर पर गैर यकीनी की सूरत हाल की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, जिस बात का इदराक मखसूस आदाद शुमार के साथ हुकूमत खुद कर रही है। और आखिर में बात सिविल एविएशन की बदइंतजामी के बायस पाकिस्तान पर आयद होने वाली नई और सख्त पाबंदियों के खतरे की। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सहाफ़ी तज्जियाकार मुबशिर बुखारी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। एंकर पर्सन और तज्जियाकार मोना आलम साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मोना, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। एंकर पर्सन और तज्जियाकार अनीका निसार साहिबा भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी और साथ ही साथ तज्जियाकार जैगम खान साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीडीएम के जलसे के हवाले से। 30 नवंबर को ये जलसा होना है और हर सूरत अपोजिशन ये जलसा करने का इरादा रखती है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अवाम कोरोना के खतरे के बावजूद हुकूमत से निजात चाहते हैं, इसलिए वो जलसे में शिरकत जरूर यकीनी बनाए। दूसरी तरफ हुकूमती रहनुमा मुसलसल अपोजिशन से जलसा मंसूख करने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि आज हमने ये भी देखा कि असद उमर साहब ने तो ये भी फरमाया कि एनसीओसी की जो तजवीज़ सामने आई हैं उसके मुताबिक तकरीबात का आप लोग आगाज़ कर सकते हैं। तकरीबात के मुताबिक ये छोटी मोटी गैदरिंग्स अगर आप सियासी रखना चाहते हैं तो रख लें, लेकिन बेहतर होगा कि आप जलसा ना करें। ब्रिगेडियर साहब बताइएगा अब होना क्या चाहिए, क्योंकि कभी हुकूमत जलसागाह में पानी छोड़ देती है। अभी कुछ से देर पहले ये खबर सामने आई कि जलसागाह का जो बिजली कनेक्शन है वो भी काट दिया गया। फिर होना क्या चाहिए? ऑपोजिशन अपना रवैया तब्दील करे या हुकूमत जो कर रही है वो हुकूमत करती रहे? देखें, सिचुएशन तो बहुत ही खतरनाक है। वी ऑल नो कि किस स्पीड से ये कोविड-19 के केसेस जो बढ़ रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान है। आपके पॉलिटिकल गेन्स, आपके पर्सनल गेन्स, आपके अपनी एम्बिशंस, बिजनेस एडमिशंस, वो सब ऑन वन साइड। पाकिस्तान है और पाकिस्तान की आवाम है तो हर चीज़ हो सकेगी। एक तो हमें ये बड़ा ज़रूरी है जिसको समझने की ज़रूरत है। साथ ही साथ फिर जब हुकूमत ने ये बताया कि आपके लिए ये प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक्सेप्ट करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर 2 महीने ये लेट कर लें, लेट द सिचुएशन कम। क्या पाकिस्तान खुदा न खास्तों के ऐसे हालात हो रहे हैं कि पाकिस्तान एग्जिस्ट करना ख़त्म हो जाएगा? हमने रियलाइज ये करना है कि अगर 2-3 महीने के बाद ये पेंडेमिक कंट्रोल हो जाती है तो उसके बाद जलसे कर लें। 2-3 महीने में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एक पर्सनल वो जो एक है कि और इशू ये है, आई एम वेरी फ्रेंकली इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ कि वो जो इस वक्त केसेस इनके फाइनलाइज होने वाले हैं, करप्शन के केसेस हैं, नैब के सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि 3 महीने में हर एक केस फाइनल होकर रेफरेंस फाइल हो जाएगा। आप नैब कोर्ट्स पे और बढ़ाए जा रहे हैं। ये उनको फिक्र है कि 2-3 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ जब बाय एंड ऑफ जनवरी या वो प्ली बार्गेन करेंगे या वो जो है जेल जाएंगे और या वो बरी हो जाएंगे। नाउ दिस इज द बिग सोर्ड हैंगिंग ऑन देयर हेड, जिसकी वजह से ये पूरा प्रेशर डाला जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर, नॉट रियलाइजिंग कि इससे कितना मुल्क को नुकसान होगा। और फिर उसके बाद हुकूमत को भी ये सोचने की बात है कि आप मीडिया में मैस कैंपेन लोगों का अवेयरनेस लेकर आए और हर चैनल के ऊपर इवन एड्स दें कि ये कितना खतरनाक है जलसे में जाना, मास्क ना पहनना, सैनिटाइजर इस्तेमाल ना करना, टेम्परेचर गन से आपका टेम्परेचर चेक ना करना और इकट्ठे वहाँ खड़ा सोशल डिस्टेंस ना करना। इससे क्या असरात हो सकते हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और ओवरऑल पाकिस्तान की सेहत और इकोनॉमी के ऊपर। अगर हम ये बातें करते हैं तो मेरे ख्याल में 50% लोग तो समझ जाएंगे। उसके बाद जो हम रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, बिल्कुल इससे क्या होगा कि थोड़ा सा इफेक्ट कम होगा, लोग कम आएंगे, लेकिन जिन्होंने आना है, जिन्होंने कानून की वॉयलेशन करनी है, वो भी जरूर आएंगे, उनको हम रोक नहीं सकेंगे। फिर या तो वहाँ कंडीशन लगाएं और फिर वार्निंग दे दें जो भी जलसे के ऑर्गेनाइजर है मुल्तान में, जिस शहर में भी है,
उनकी एजेंसी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑर्गेनाइजर्स को, वी विल नॉट लीव। अगर उस एरिया में कहीं 10 दिन के बाद पेंडेमिक होता है, बहुत ज्यादा बिल्कुल, हालात हो बिल्कुल। जाते जैसे हैं, कि पेशावर में इस वक्त सूरत हाल है। कंडीशन पे ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि वो जो सूरत हाल के पेश नज़र लोगों में अवेयरनेस कायम करें। मोना, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये बताएगा, ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अवेयरनेस कैंपेन चलाएं और मीडिया पॉलिसी के तहत लोगों को बताए कि जलसे में जाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन फिर दोबारा अपोजिशन की तरफ से ये काउंटर किया जाएगा और कहा जाएगा कि हुकूमत जो है लोगों को आने से रोक रही है, हमारा जलसा नाकाम करने की साजिश कर रही है। जाहिर है जरियाब, ये तो होना ही है। देखें, क्योंकि ये दोनों लोग आपस में अब इतने कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में आ गए हैं कि मुझे नहीं लगता कि कुछ सेहत आमा के बारे में सोचा जा रहा है। सिर्फ एक दूसरे की ईगोज को सेटिस्फाई करने की, एक दूसरे की ईगोज को हर्ट करने की, एक दूसरे के काम को किसी ना किसी तरह से बॉम्बार्ड करने की, और खुद की, जैसे कहते हैं, अना की हौसला अफजाई के लिए ये तमाम काम किए जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये उम्मीद तो है नहीं कि कोई इस मामले पे लार्जर इंटरेस्ट की बात होगी। ये इसी तरह से मामला चलेगा। अभी आपने देखा है यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो बेटे हैं, वो बेसिकली तमाम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये मुल्तान में जो अब पावर शो करने जा रहे हैं, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी। तो उनके खिलाफ पर्चे भी कटे हैं कि जी को कोविड की SOPs के खिलाफ वर्जी चल रही है। फिर जाहिर है वो उन पर्चों के ऊपर भी अब रिएक्शन आ रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि देखें ये हमें विक्टिमाइज कर रहे हैं, हमें निशाना बना रहे हैं, हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे हैं और ये लोग हमारे खिलाफ पर्चे काट रहे हैं। इससे पहले पर्चे जो कटे हैं, ख्वाह वो गद्दारी के हों या जो और दीगर मामलात के जो पर्चे वगैरह कटे हैं, वो देखें तमाम ने उनके ऊपर बहुत उसको बहुत सख्त नापसंद किया है। सब ने उसके ऊपर बात की है, उसकी मजम्मत की है कि जी इसका कोई राइम और रीजन नहीं बनता था इस तरह की चीजों का। लेकिन अब ये जो कोरोना वायरस के हवाले से बात है, मुझे लगता है बहुत इनको अब हाई टाइम हो चुका है कि ख्वाह वो हुकूमत हो, अपोजिशन हो, उसको एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव को खत्म करने के या मसमार करने के नजरिए से ना देखा जाए, उसको सेहत आमा के पर्सपेक्टिव या व्यू पॉइंट से देखा जाए। ये अब बहुत, इससे ज्यादा हम नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम पहली वेव में भी जो हमारी बदतरीन सूरत हाल थी, यानी कि जुलाई वगैरह के जो लेवल्स थे कोरोना वायरस के, अब हम उसके ऊपर लौट आए हैं। तो वो बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। बताया ये जा रहा है कि अस्पतालों में जो ऑक्यूपेंसी है वो कोई 95% तक अक्रॉस पाकिस्तान, मैं सिर्फ किसी इलाके की बात नहीं कर रही, अक्रॉस पाकिस्तान 95% तक बेड ऑक्यूपेंसी हो गई है अस्पतालों में। और मजीद पेशेंट्स को कतन मना कर दिया है, साफ इनकार कर दिया है अस्पतालों ने कि हम इंडक्ट नहीं कर सकते हैं। इस संगीन तरीन सूरत हाल में जब बिलावल साहब अपनी बहन की मंगनी पर भी जब शिरकत कर रहे हैं, तो बजरिया वीडियो लिंक कर रहे हैं, तो इस संगीन तरीन सूरत हाल में उसी पर्सपेक्टिव से खुदारा देखें अवाम को, जैसे कि वो अपने अजीजो अकारिब को देख रहे हैं, जैसे वो अपनी बहन की मंगनी में देख रहे हैं, वहां पर जिस तरह का एहतमाम किया गया था। तो देखें, ये अगर डुप्लिसिटी नजर आए, देखें माजी में हमने देखा कि जैसे फिरदौस आशिक अवान साहिबा की तरफ से गालिबन कोई जलसा हुआ था कि क्या, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी देखिए वो लोग भी कर रहे हैं इस तरह की बातें। लेकिन ये कहीं तो खत्म होगा ना, मैं ये कह रही हूँ, इट हैज टू एंड समवेयर। ये मामला कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। और ये प्रेपोजिशन कतन बुरी नहीं है कि आप तब तक कोई अपनी गैदरिंग्स रखें, अपनी सियासी बैठक रखें, मिलें आपस में, अपने लीगल ऑप्शंस की तरफ जाएं, पार्लियामान में जाएं। आपके पास 1 लाख जरिए हैं जिसके थ्रू आप हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं। ऑपोजिशन का ये जमहूरी हक है। लेकिन इस वक्त इस वाली जो एक फैक्टर है, इसको मुझे लगता है बहुत जरूरी हो गया है कि इसको होल्ड पे रखा जाए फिलहाल। बुखारी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि सिलसिले में जो हुकूमत इक़दामात उठा रही है वो बेहतर है, हम उसी की तरफ ही देखेंगे। NCOC ने भी कह दिया कि आप गैदरिंग्स रख लें, पब्लिक गैदरिंग्स रख लें, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जल्द से जुलूस होना बेहतर नहीं है। फिर क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो? देखिए, मैं तो उन लोगों में शामिल हूं जो हमेशा से बहुत वोकल रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। जब फर्स्ट वेव आई थी और उसमें हम क्रिटिसाइज़ करते रहे कि हुकूमत लॉकडाउन के लिए नहीं जा रही, तो अगर हम अपने नज़रिए पे कायम रहें तो अपोजिशन के साथ भी हमें कम अज़ कम वही सलूक करना चाहिए। आपने देखा कि ईद उल फितर के मौका पर आपके ही प्रोग्राम में जब हमने क्रिटिसाइज़ किया गवर्नमेंट को कि आपने मार्केट्स को ओपन किया है, ठीक है, इमरान खान साहब का उस वक्त नैरेटिव था कि अगर कोरोना से नहीं मरेंगे तो भूख से मर जाएंगे, इसलिए लॉकडाउन नहीं करूँगा। तो नतीजा हमने सब ने देख लिया, जो राइज आया, जो सर्ज आया उसमें
पेशेंट्स की तादाद में। तो आज उसी दोराहे पे अपोजिशन खड़ी है, चूँकि उस वक्त अपोजिशन बड़ा चीख चीख के कहती थी कि हुकूमत को लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, बल्कि सिंध में जो है वो उन्होंने प्रैक्टिस भी किया पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने। अब ऐसी सिचुएशन है कि जब आपको वाज़े किस्म के क्वेश्चंस आ रहे हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स की तरफ से और WHO की तरफ से कि ये वेव जो है ये ज़्यादा स्टॉर्मी है, तो ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने जो गैदरिंग्स है उसको रिड्यूस कर ले। बिल्कुल सही, जिसने भी एडवाइस किया है रिड्यूस कर लेना चाहिए। और दूसरी बात ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे, बुनियादी तौर पे अपोजिशन की इस वक्त मोमेंटम बना हुआ है तहरीक का, और वो ये फील कर रहे हैं जो उनसे बात होती है कि अगर इस वक्त में मोमेंटम टूटा तो दोबारा उसे गेन करने में शायद उन्हें काफ़ी वक्त लग जाएगा। दूसरी बात यह है कि उन्होंने चूँकि डेडलाइंस दी हुई हैं, आपको पता है कि दोनों बड़ी पार्टीज़ की तरफ से, बल्कि मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी आई हुई हैं डेडलाइंस, तो अगर इस वक्त वो इसको पोस्टपोन करते हैं तो वो डेडलाइंस जो हैं वो मीट नहीं कर पाएंगे, या जो भी वो रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं। हाँ, वो नैब केसेस की प्ली बार्गेन जिसका ब्रिगेडियर साहब जिक्र कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो इस हुकूमत का ही खात्मा चाहते हैं। उनके मोटिव ज़रा ब्रॉडर हैं, नैब केसेस से हट के हैं। तो ऐसी सूरत हाल में किसी को भी इतने बड़े पेंडेमिक को, इतने बड़े इशू को अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें आप हुकूमत का भी ज़रा तर्ज अमल देखिए। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से पहले हमें सारी वार्निंग्स आ चुकी थी, लेकिन वहाँ पे हमने देखा प्राइम मिनिस्टर भी गए, उनके वज़रा भी गए, बड़ी बड़ी गैदरिंग से ख़ताब किया। खान साहब का क्रिज़मा अपना है, लोग देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पे सारे SOPs वायलेट किए गए और कुछ भी नहीं हुआ। और चूंकि वो इलेक्शन ओवर हो गए हैं और अब हुकूमत को भी याद आ गया कि जी ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, तो मैं अगेन यही कहूँगा कि अपोजिशन को चाहिए कि रिव्यू करे इसको। अगर वो डेफर कर सकती है करे, वरना इसको रिड्यूस्ड लेवल पे, एक लिमिटेड लेवल पे ये कर ले। अनीका बुखारी साहब ने यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का हवाला दिया, आप और मैं भी गए थे वहाँ तो। लेकिन बहरहाल मैं इस टॉपिक की तरफ आऊँगी, अगर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की हम बात भी करें तो एक तरीके से ऑपोजिशन को जवाब मिल गया आवाम का कि आवाम क्या चाह रहे हैं। फिलहाल जब अभी हाल ही में एक ताज़ा जवाब मिला है, तो क्यों ना ऑपोजिशन जरा अपनी एक्टिविटीज महदूद रख ले। देखिए, ये पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है। मैं और आप वाकई में गए थे गिलगित बल्तिस्तान और उसी टाइम पर कोरोना की सर्ज आ रही थी और हम सियासी एक्टिविटी बिल्कुल पीक पर उस टाइम पर देख रहे थे। एंड अनफॉर्चुनेटली उसके बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पॉजिटिविटी रेट जो है वो 7, 8 देन 9 तक पहुंचता हुआ हम लोगों को नजर आया। अभी सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 8 से 28 तक हमें बहुत सारे हुकूक देता है। उन हुकूक के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है और ऑफ कोर्स फ्रीडम ऑफ असेंबली भी है, लेकिन आपके हुकूक वहां खत्म हो जाते हैं जहां दूसरे के हुकूक पर डाका डलने लग जाए। और कोरोना वायरस की सूरत हाल ऐसी है कि आपका सांस भी अगर कोरोना ज़्यादा है तो दूसरे के हक पे वो डाका डाल रहा है। तो इसलिए आप अपने हक को छीन कर मांग नहीं सकते, इसलिए क्योंकि आप किसी की हक तलफी कर रहे हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरी नजर में ऑपोजिशन इंतहाई अहमकाना तरीके से चल रही है। इस मौके के ऊपर जहां कोरोना वायरस की एक और पीक हम लोग आते हुए देख रहे हैं, एक सेकंड वेव है, अब उसके बाद पीक की तरफ हम लोग जाएंगे। रोज तकरीबन 2 दर्जन 3 दर्जन के करीब अफराद जो हैं लुक़मा अजल बन रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में फौरी तौर पर ऑपोजिशन को चाहिए कि अपनी सियासी सरगर्मियां मुअत्तल करे। अगर हुकूमत को गिराना है तो जाइए पार्लियामेंट के अंदर जाइए। आप तो पार्लियामेंट के तकद्दुस की जो है वो बात करते हैं, आप तो जमहूरी जमातें होने की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट में जाएं, वहां जाके रेजिग्नेशन दें। रेजिग्नेशन नहीं देते, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करें। एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे याद आता है वो इमरान खान साहब का धरना, जहां 16 दिसंबर को APS का सानहा हुआ और वजीर आजम उस टाइम के नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात PMLN ने इमरान खान साहब से कहा कि अपना धरना खत्म कर दें, ये मुल्क की कौम के बच्चों की
जो शहादतें हुई हैं इसके अंदर हम लोगों को यूनिटी दिखानी है। इसी तरीके से कोरोना वायरस में भी रोज दर्जनों अफराद की डेथ हो रही है, इसीलिए ऑपोजिशन को भी फौरी तौर पर अपने तमाम सियासी सरगर्मियां मौखर कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ हुकूमत का एक बहुत अहम रोल है जो हुकूमत अदा नहीं कर रही। हुकूमत बयानबाजियां तो बहुत कर रही है लेकिन हुकूमत सालिसी का किरदार अदा नहीं कर रही है। अगर ऑपोजिशन कहती है कि हम स्पीकर कौमी असेंबली को नहीं मानते क्योंकि वो हमारे साथ फेयर नहीं है, तो वजीर आजम कॉल कर रहे हैं। हमने बहुत सारी कौमी सलामती से रिलेटेड मीटिंग्स भी वजीर आजम साहब के होते हुए देखी। मेरे ख्याल में अना का जो पर्दा है एट दिस पॉइंट इन टाइम अब उसे साइड पे करने की जरूरत है, उस धुंध को साफ करने की जरूरत है और फौरी तौर पर ऑपोजिशन को रीच आउट करना चाहिए वजीर आजम साहब को, ताकि ऑपोजिशन को पता चले कि उनका रोल, क्योंकि सिर्फ जलसे के अंदर कितने लोग आ रहे हैं वो मैटर नहीं करता, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या जाता है कौम की तरफ। और कौम ये समझती है कि लीडरान कह रहे हैं कि ठीक है तो ठीक ही होगा, यकीनन कौम अपने लीडरान को फॉलो करती है, तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बड़ा दूर रह सकता है। ज़ैगम खान साहब, चूंकि आप सोशोलॉजिस्ट भी हैं और अनिका ने अभी साइकोलॉजिस्ट इम्पैक्ट की भी बात की, मैं ज़रा यहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का वो बयान शामिल करूंगी जिसमें उन्होंने कहा कि कोई इस जलसे को नाकाम नहीं बना सकता। आप नहीं समझते एक लीडरशिप की जानिब से जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आएंगी तो वो कारकुनान का या जियालों का जो मोराल है या उनका जज्बा है उसको मज़ीद बढ़ावा देते हैं? ज़रिया, मैंने तो जो थोड़ी बहुत सोशल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पढ़ी थी वो रह गई है। पाकिस्तान के हालात पाकिस्तान में एक कोरोना की एक नई साइंस जन्म ले रही है। पाकिस्तान में आके कोरोना वायरस म्यूटेट कर गया, जो उस पे सर पे सींग है ना जिसकी वजह से कोरोना कहते हैं, उसकी शक्ल कोई और है। पाकिस्तान में कोरोना का सारा ताल्लुक तालीम और सियासत से है। ये तालीम से और सियासी एक्टिविटी से फैलता है, ना इसका टेस्टिंग से ताल्लुक है, ना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से ताल्लुक है, ना इसका किसी तरह का आइसोलेशन से ताल्लुक है। और ये कंट्रोल होता है इमरान खान की तकरीरों से और कोरोना टाइगर्स की तदबीरों से। देखिए, कल की बात है, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है गोल्डा शरीफ, वहाँ पे गोल्डा के बहुत से पीर हैं, उनमें से किसी एक पीर का उर्स वुर्स चल रहा था, हज़ारों लोग जमा थे, कोई SOP नहीं थी। इसी इस्लामाबाद में मैंने आपको बताया था, किसी संडे को, ट्यूसडे को, फ्राइडे को आप चले जाइए इस्लामाबाद की संडे मार्केट में 7 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई है। कोई बंदे गिनने की एफर्ट कर लीजिए, अगर PDM के जलसे से ज़्यादा बंदे नज़र आपको ना आए तो मुझे सारी ज़िंदगी फिरदौस आशिक आवान की प्रेस रिलीजन लिखने पे लगा दें। ठीक है जी, आप इसको देख लीजिए। अब जहाँ पे ये मुल्तान में हो रहा है, अब मुल्तान मेरा शहर है, ये जो किला कोना कासिम बाग है, इससे 100 फुट नीचे पाकिस्तान के कदीम बाज़ारों में से एक बाज़ार है जिसका नाम है हुसैन आगाही बाज़ार। कई मील पर फैला हुआ है वो। इतना करीब पोल्ट्री फार्म में कुकड़ियाँ नहीं होती जितना उस बाज़ार में बंदे होते हैं। वहाँ कोरोना नहीं फैलता, ठीक है जी, फैलता है ऊपर 100 फुट ऊपर आके किला कोना कासिम बाग में चढ़ जाता है और वहाँ आके फैलता है और सीधा उस शहर में जाके पहुँचता है जहाँ PDM का जलसा हो रहा होता है। संडे मार्केटों में नहीं फैलता, मॉल्स में नहीं फैलता, मज़ारात में नहीं फैलता, मसाजिद में नहीं फैलता, किसी और एक्टिविटी में नहीं फैल रहा। अगर आपने लॉकडाउन करना है तो आप लॉकडाउन कीजिए, पॉलिसी तो क्लियर करें ना, हुकूमत की पॉलिसी क्या है, किस कोरोना की साइंस को वो फॉलो कर रहे हैं, कि लोगों में किस तरह की डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, किस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, क्या SOPs होनी चाहिए जो सबको फॉलो करनी है, सिर्फ अपोजिशन को फॉलो नहीं करनी। उसके बाद जब आप पॉलिसी बना लें तो यूनिफॉर्मली अप्लाई करें और फिर आपने अपोजिशन को लटकाना है तो उल्टा लटका दें। आप बहाने ना बनाएं, आपके पास जो चैलेंज आया उसको फेस करें, कौम की तवज्जो मत हटाएं। एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने है, जैसे मेरे कोलीग्स ने बताया, अस्पतालों की जो हालत है, ये आसानी से हर इल्जाम या पोजीशन पे लगाना चाहते हैं, मामलात इनसे कंट्रोल नहीं होते। अब भी ये स्केपगोट ढूंढ रहे हैं कि कल को मुश्किल आए, मुसीबत पड़े तो हम चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे लो जी ये कोरोना भी अपोजिशन ने फैलाया। ठीक है। चले, आपने जो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स रखे, उसमें आपने कहा कि संडे मार्केट में रश होता है, शॉपिंग मॉल्स को है उनको भी बंद कर देना चाहिए, कुछ मार्केट्स का अपने हवाला भी दिया है, लेकिन हमें यहाँ पर इकोनॉमी की जो कंडीशन है उसको भी देखना
देखना, जिसके हवाले से आज खुद हुकूमत की जानिब से, वजारत की जानिब से बहुत मखसूस आदाद शुमार बताए गए हैं। लेकिन साथ साथ अपने मस्जिद और मज़ारात की बात ये थी, इस पर SOPs आ गए हैं कि मज़ारात को जो है वो बंद किया जा रहा है, जिसमें सिनेमा हॉल्स भी शामिल थे, थिएटर्स भी शामिल थे। इस किस्म के जो पॉलिसी से मुतालिक फैसले हैं वो कर लिए गए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर बात यहाँ पर जलसे जुलूसों की आती भी है तो हम यही कहेंगे अपोजिशन को भी इस वक्त ताउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आवाम के जानो माल दोनों का तहफ़्फ़ुज़ है। खैर सिचुएशन ये भी है कि मुल्क में कोरोना वायरस की पहली लहर की वजह से मुल्क की मईशत को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, और अब वायरस की जो दूसरी लहर है एक बार फिर उसमें हम देखने की शिद्दत आ रही है। ऐसे में ताहाल पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं, लेकिन अगर वायरस के फैलाव को रोकना है तो हुकूमत को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी पड़ेगी, जिससे खदशा है कि मईशत एक बार फिर मुतासिर होगी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इन अदाद शुमार को सामने रखें कि जिससे हमें खतरात लाहक हो सकते हैं मईशत के खराबी के, तो क्या एक बार फिर हम मुश्किल का शिकार होने वाले हैं? अनिका, आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले फरमाइएगा, आपको लगता है कि अगर हम एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ जाते हैं और कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल होता है तो मईशत जो है वो ज़ुबोहाली का शिकार हो जाएगी? इसमें कोई शक की बात नहीं है ज़रिया, आपके एट दिस पॉइंट इन टाइम बहुत सारे और ममालिक भी जो है वो लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे। मेरे नज़र में जो NCOC और जो हुकूमत ने लास्ट में आकर फर्स्ट वेव की स्मार्ट लॉकडाउन वाली बात की थी, वो इस मौके के ऊपर सबसे ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। मईशत को भी पहिया भी चलाते रहना है हम लोगों ने। एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत सारे ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं, वो हमने पूरे करने हैं, इसलिए क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के अंदर भी कई जो टेक्सटाइल मिल्स हैं या फैक्ट्रीज हैं वो बंद हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिले, वो हमें पूरे करने हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां बहुत ज्यादा चैरिटी की जाती है, लेकिन हम इस चैरिटी के ऊपर कितना अरसा चल सकते हैं, ये एक बहुत अहम सवाल है। क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब कहते हैं कि लॉकडाउन कर दे, यहाँ चैरिटी देने वाले बहुत सारे लोग हैं, यहाँ सदका देने वाले बहुत सारे लोग हैं, या मदद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो मदद कर लेंगे गरीबों की, लेकिन कितने अरसे तक चलेंगे हमें नहीं मालूम कि कौन सी वैक्सीन किस टाइम पर जाकर कारआमद साबित होगी और किस टाइम पर जाकर पाकिस्तान के अंदर वो मुयस्सर होगी, और वो भी मैस लेवल पर मुयस्सर होगी। तो 1 महीने की बात हो, 2 महीने की बात हो, तब तो समझ आती है, लेकिन एक ऐसी वबा, एक ऐसा वायरस जिससे हमने पता नहीं कब तक लड़ना है, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए मेरी नजर में मईशत पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत जैसे जैसे देखेगी कि कोरोना वायरस बढ़ रहा है, वैसे वैसे कुछ इंडस्ट्रीज को या कुछ इलाकों को सील किया जाएगा। जो वहां इंडस्ट्री मौजूद होगी, जो वहां फैक्ट्रीज मौजूद होगी, कारखाने मौजूद होंगे, वो उसी तरीके से अफेक्ट भी होंगे। लेकिन हुकूमत भी इसी पेज पर है, और मैं भी इसकी तायद करती हूँ कि कंप्लीट लॉकडाउन ऑफ इंडस्ट्री पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमने वो कर दिया तो जितना अभी मईशत के ऊपर इम्पैक्ट होना है, तो उससे कई ज्यादा बुरा असर मुरतब होगा। और अल्टीमेटली हमारे यहाँ सारे वो लोग नहीं है जो कि 3 वक्त की रोटी अफोर्ड कर सकते हैं। बेशतर पाकिस्तान की जो आबादी है वो 3 वक्त का खाना नहीं खा सकती। वो रोज निकलेंगे नहीं, डेली वेजेस पे कमाएंगे नहीं, तो घर का चूल्हा भी नहीं चला सकते। सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर हम पाबंदियों की तरफ जानते हैं, हाँ, पाबंदियों की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहां पर मईशत, इकोनॉमी जो है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हो सकती है। मोना, जब फर्स्ट वेव थी कोरोना की तो प्राइम मिनिस्टर बार बार कहा करते थे कि हम मुल्क जो है वो लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कहते थे शायद आज हम और आप भी समझ सकते हैं इस बात को कि हम दोबारा लॉकडाउन का होना अफोर्ड नहीं कर सकते। छोटे तबके की अगर हम छोटे पैमाने पर बात करें, अगर ऐसा होता है, केसेस बढ़ते हैं, तो बाकी हमारी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर जाएगी, हम मुश्किलात का शिकार होने वाले। देखिए, मैं तो बड़ी क्लियर हूँ ज़रियाब कि हमने उस टाइम जब तनकीद की थी कि सब बंद कर दें, और हम तमाम उसमें शामिल होते थे, आपके साथ ही बैठकर हम ज्यादातर बात इस हवाले से करते थे, बड़ा थरली आपने इस चीज को कवर किया था। लेकिन देखें, मुझे अब आई एम इन अ डिफरेंट स्टेट, और मैं जाहिर है एक चीज वही देखकर बता रही हूँ कि उस वक्त जिस लेवल का भी हमने लॉकडाउन किया था, जो भी था, मैं लोअर मिडिल क्लास, सेफली स्पीकिंग लोअर मिडिल क्लास से लेकर मिडिल क्लास तक, मुझे ये लगता है कि ये वो तबकात थे जो कि ज्यादा परसेंटेज में है, ज्यादा डेंस है पाकिस्तान में, लेकिन ये वो हमारे मुआशरे का तबका था
ये तबकात थे। फिर लोअर क्लास की तो आप फिर बात ही छोड़ देना, वो तो बेचारे फिर जो डेली वेजर्स हैं, रोज कमा के खाने वाले लोग, उनकी तो फिर बिल्कुल ही हालत का आप शायद मैं और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन मिडिल क्लास तक भी ये जो इसका इफेक्ट था वो पहुंचा था। लोगों ने अपनी जॉब्स खोई थी, हर कोई, मुझे याद नहीं पड़ता कोई ऐसी फार्मास्यूटिकल, कोई ऐसी मल्टीनेशनल, कोई भी ऐसी लोकल कंपनी, कोई भी ऐसी नहीं थी जिसने कट डाउन ना किया हो या डाउन साइजिंग ना की हो। सबकी डाउन साइजिंग हुई, सबने सबको मुलाजमीन को निकाला, मतलब बहुत अनगिनत चीजें हुई हैं। इम्पैक्ट जिनका अपना जाती कारोबार था या जो एंटरप्रेन्योर्स थे, उनका तो जाहिर है बिल्कुल ही फिर एक तरह से जो साइकिल ऑफ लाइफ था वो तो बिल्कुल जाम हो गया, उनके कारोबार ठप हो गए। किसी ने छोटे पैमाने पर अगर कोई स्टॉल लगाया हुआ था या छोटा सा रेस्टोरेंट था, खाने पीने की कोई चीज थी, कोई दुकान थी, कोई मार्केट, वो कोई कपड़े की दुकान थी, कोई भी चीज थी, कोई स्किल का इस्तेमाल करके अगर अपनी 2 वक्त की रोटी कमा रहा था, हर चीज खत्म हो गई थी। तो इस वजह से मेरा ये ख्याल है कि अब हम एक डिफरेंट स्टेट में हैं। अगर हुकूमत, देखें 2 बातें हैं ना, हम एक बात कर रहे हैं ऑपोजिशन के बारे में, हम ये बात करते हैं कि जी उस वक्त तो आप बड़ा लॉकडाउन कहते थे, अब आप लोग खुद, आपको लॉकडाउन याद नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट के हवाले से भी ये बात करनी चाहिए कि आप खुद जब ये बात करते हैं कि हमारे स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी चली है और हमें पूरी दुनिया सराह रही है, तो अब फिर आप अपनी बात को भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आप ही ने ये बात उस वक्त सख्त तरीन तनकीद के बावजूद ये आपने कही थी कि नहीं जी स्मार्ट लॉकडाउन हो और हमने मईशत को भी प्रोटेक्ट करना है। तो आप अपनी, मुझे लगता है उसी बात पर कायम रहें। अगर आप वाकई ये कह रहे हैं कि आप बैनुल अक़वामी सतह पर आपको एप्रिसिएशन मिल रही है, तो आप उस एप्रिसिएशन को कंटिन्यू रखें। इससे ज्यादा पाबंदियां मेरा ख्याल है बिल्कुल हमारे लिए नागुज़ीर, मतलब इससे ज्यादा पाबंदियां हम गालिबन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बेहतर ये है कि मुझे एसओपीज की बात करें, बात करें एसओपीज की, बात करें सख्त तरीन जो एसओपीज हैं उनको लागू कराने की। कितना पहले याद पड़ता है हमें आपको के मास्क ना पहनने पे फाइन लगाया था, किसको फाइन हुआ है आज तक, मुझे जरा बता दें। तो ठीक है, मोना आपका पॉइंट आ गया, मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए। ब्रिगेडियर साहब, हम फिर से वहीं पर आ जाते हैं एसओपीज को फॉलो करवाने की बात पर कि ये हुकूमत की रट कायम होनी चाहिए। दूसरा ये कि उस वक्त जून जुलाई में जो डाउन साइजिंग हुई, जो लोगों के कट लगे, अभी तक उन बरतरफ मुलाजमीन को नौकरियां नहीं मिल पाई हैं। दोबारा हम इस तरह की चीजें अफोर्ड कर सकते हैं इकोनॉमी को लेकर? देखें जरिया, बात यह है कि जो अनीका ने, मोना ने बात किया, आई टोटली एग्री विद देम। द पॉइंट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी मस्ट कंटिन्यू। एक झटका लग चुका है और वो जो एक्चुअली जो एम्प्लॉयर्स हैं वो खुद इतने कंडीशन की डाउन हो गई थी कि वो लोगों को नहीं रख सकते थे और उनको शेड करनी पड़ी उनकी काफी की नौकरियां, और बेचारे को अभी तक कई अभी तक नौकरियां नहीं मिली हैं। अब आप ये देखें कि अगर आप दोबारा खुदा ना खासा लॉकडाउन पे जाते हैं और जो जिनकी फैक्ट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन डाउन होती है, फाइनेंशियल उनकी फंड्स खत्म हो जाते हैं, हाउ विल दे एम्प्लॉय द पीपल? एंड क्या हमारी हुकूमत के पास इतने फंड्स हैं कि हम 1 साल के लिए उनको बैठ के खाने के लिए पैसा दें? 1000 अरब रुपए आपने खर्च किया एंड यू सी द फैक्ट्स। अभी खुदा करके आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। इन एनवायरनमेंट के अंदर आपकी एक्सपोर्ट भी अब बढ़नी शुरू हो रही हैं, काफी हद तक फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिवाइव कर रही है। इन एनवायरनमेंट में स्मार्ट लॉकडाउन स्मार्ट इज द ओनली आंसर, लेकिन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। इसके लिए दे हैव टेक स्ट्रिंजिंग एक्शंस एंड और इसकी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। इस पे ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ कहते रहें, करते कुछ ना रहे। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एंड इट इज अनएक्सेप्टेबल। आपको चाहिए कि इस वक्त सबसे नंबर 1 एक्टिविटी करें कि आप निगोशिएटिंग टीम बनाएं और जिनके पास निगोशिएटिंग स्किल्स होने चाहिए। ये वो जो खड़ूस पॉलिटिशियन आपको नहीं चाहिए। दे हैव टू रीच आउट ऑपोजिशन के जी आपने क्या डिमांड्स हैं, व्हाट डू यू वांट, लेस आपकी करप्शन चार्जेस के, ओके लेट्स सिट डाउन इन द असेंबली और बाहर बैठे उनकी टीम बनाएं, बैठें बात करें। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, गवर्नमेंट स्टेप फॉरवर्ड लेती है, गवर्नमेंट मूव फॉरवर्ड करती है, यूज करती है। दीज आर एक्शन जिससे इसके हालात बेहतर हो सकते हैं। जखम साहब, जरिया मईशत तो पहले ही बहुत मुश्किल में थी इस पेंडेमिक से पहले ही, और ये पेंडेमिक तो जो कहते हैं मरे पर 100 दुरे वो रे मामलात आए हैं। जहाँ तक लॉकडाउन की बात है, ना तो ये मईशत अफोर्ड कर सकती है पाकिस्तान की, और ना ही पाकिस्तान के जो ख़ास तौर पे गरीब सेगमेंट है, गरीब आदमी है, वो अफोर्ड कर सकता है। ये वो पॉइंट है जिस पर वज़ीर आज़म साहब का जो राय है उससे शुरू से मुझे इत्तफ़ाक़ रहा है।
और उसकी एक वजह हमारी जो साउथ एशिया उसकी डेमोग्राफी है। यहाँ लोग इतने करीब रहते हैं, आबादी इतनी ज़्यादा है, लोगों के घरों में जो रहने का मामला है, एक एक कमरे में 8-8 लोग रहते हैं, आधी आबादी हमारे एक एक कमरे के घर में रहती है। उसमें ना तो ये इफ़ेक्टिवली लॉकडाउन किया जा सकता है और ना उसका कोई फ़ायदा उठाया जा सकता है, सिर्फ उसका माशी नुकसान होता है, गरीब मुश्किल में ज़रूर आते हैं। तो इकानमी पर हुकूमत तवज्जो देनी चाहिए, मैक्रो इकानमी पर शायद कुछ ना कुछ दे रहे होंगे, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि इन मुश्किल औकात में कम से कम वज़ीर आज़म साहब गरीबों को लूट खसूट से तो बचा दें। जो सबसे बड़ा अजाब बनकर आया है कि गांव के लोगों से 1400 रुपये मन गंदम ज़बरदस्ती ली गई, घरों में छापे डालकर उठाई गई कि आप अपने घर में नहीं रख सकते ज़रूरत से ज़्यादा। पूरा साल लोगों को 2500-3000 रुपये मन आटा वापस दिया गया दुगनी कीमत पर। गरीब बहुत बुरे हाल में आपसे आटे की भीख मांगने पर आ गए। 190 रुपये मन गन्ना लिया गया और 55-60 की बजाय 120 तक चीनी दी गई। और आज हालत ये है कि जबकि चीनी वालों ने 100% चीनी की कीमत बढ़ाई, आप गन्ने के काश्तकार को कह रहे हैं कि आपकी 5% हम सपोर्ट मतलब प्राइस आप बढ़ाएंगे। इस तजवीज़ के साथ एक अपना तबसरा दे रहे हैं कि जरा चेक एंड बैलेंस जो है वो बढ़ा दें ताकि आवाम एक्सप्लॉयटेशन से बचाएं हालात में लोगों को, एक्सप्लॉयटेशन का हिस्सा मत बने। ठीक है बुखारी साहब, विद 90 सेकंड्स प्लीज, गुजारिश है। जी बहुत जल्दी ये कि बिल्कुल सही कि मुईशत पहले दिन से ही इस हुकूमत से नहीं संभल रही थी और दरमियान में हमने थोड़ी सी बेहतरी जो देखी है उसकी दुआएं आप दें बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को, क्योंकि अरब कंट्रीज़ में ऑयल इकॉनमी ज़रा ख़त्म होने जा रही है, तो बहुत सारे लोग जो हैं रैप अप कर रहे हैं कि वापस जाना है या फिर अगली प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए पैसे भिजवाए गए जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो बेहतर हो गए। तो वो एक बेहतरी तो नज़र आई। ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन इसमें मौजूदा वेव में मुझे लगता है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन एक अहम पॉइंट है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाऊंगा, वो है हमारी एजुकेशन। बदकिस्मती ये है कि हमारे एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर दोनों ही इग्नोर्ड रहे हैं हमेशा, जिसकी वजह से प्राइवेट एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीवेल की। लेकिन अभी फर्स्ट वेव में 10,000 प्राइवेट स्कूल बंद हुआ पाकिस्तान में, जिसका मतलब है कि कितने टीचर्स बेरोज़गार हुए। और इस दफ़े वो एस्टिमेट कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल फेडरेशन वाले कि तकरीबन 25,000 के करीब स्कूल बंद होने का अंदेशा है। ये लो कॉस्ट स्कूल होते हैं क्योंकि किराए की बिल्डिंग होती है, तो ये मज़ीद मुझे लगता है कि जो बंदिश है स्कूलों की इतना लंबा अरसा, इससे मज़ीद स्कूल बंद होंगे और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी। ये अनएम्प्लॉयमेंट एक फैक्टर है। दूसरा आपकी एक्सपोर्ट्स पे जो है वो मुझे बहुत बड़ा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो भी नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि सीरियस डेंट्स पड़ेंगे इस दूसरी लहर के नतीजे में भी, अगरचे हुकूमत लॉकडाउन की तरफ जाती है या नहीं जाती, नहीं भी जाती है। तो फिर बात फिर वहीं पर आ जाती है कि आवाम को भी इसमें प्रॉपर कोऑपरेट करना है गवर्नमेंट के साथ, कि कोशिश करें कि आप लोग SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कर सके, क्योंकि कोरोना की वेव जितनी इंसानी जानों के लिए ख़तरनाक है उतने ही ये ख़तरनाक पाकिस्तान की इकॉनमी से भी। और पाकिस्तान की इकॉनमी का ताल्लुक सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं, हुकूमती ख़जाने से नहीं है। इस इकॉनमी का मतलब आपका कारोबार है, आपकी मुलाजमतें हैं, आपकी जॉब्स हैं। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, सिविल एविएशन की बदइंतजामी के बायस पाकिस्तान पर आलमी पाबंदियां मजीद सख्त होने का खदशा पैदा हो गया और पाकिस्तानी हुकाम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को मुतमईन करने में नाकाम रहे हैं। पायलट्स की ट्रेनिंग, लाइसेंसिंग से मुतालिक खदशात दूर न होने पर सिविल एविएशन को अब दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके बाद ये सिविल एविएशन की तरफ से सख्त अहकामात हैं कि अगर आपने हमें मुतमईन नहीं किया और अपनी कारकर्दगी को आपने बेहतर नहीं किया तो फिर आलमी पाबंदियां जो है फ्लाइट्स ऑपरेशन के सिलसिले में आप पर लागू हो सकती हैं। तो इस मामले पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इस पर बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको भी याद है, हम सबको याद है कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था। उस वक्त भी कुछ नहीं हो सका, ताहाल भी कुछ नहीं हो सका और हमें इस किस्म के नोटिस मौसूल हो रहे हैं जिनकी जानिब से इस किस्म के बयान दिए गए थे असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर। कार्रवाई होगी?
देखें, एक तो ये बहुत ही एक कैजुअल से टाइप इन्होंने स्टेटमेंट दी गई। नॉट पहले हमेशा ये होता है कि आप पहले एक चीज को एनालाइज करते हैं, आप उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को डिस्कस करते हैं और साथ देखते हैं कि क्या इज इट करेक्ट और नॉट। तरीका ये होता है कि पहले आप एक डिस्क्रीट इंक्वायरी करते हैं विद इन योर ओन सिविल एविएशन, फाइंड आउट द फैक्ट्स कि कितने पायलट्स हैं जिन्होंने कोई गलत बात की है या बहुत थोड़े हैं। आप जब इंक्वायरी कर लेते हैं, यू फाइंड एवरीथिंग इज ओके, आपने लेट्स से कंसिडर कि 6 से 7 पायलट ने जाली लाइसेंस बनाए, बाकी सब ठीक हैं, दैट इज द टाइम यू डिस्क्लोज कि हमने इंक्वायरी की, हमें रिपोर्ट मिली, ये 3 के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, रेस्ट ऑल आर ओके, वी हैव वेरीफाइड फ्रॉम ऑल कॉर्नर विद इन पाकिस्तान एज पर द रूल्स एंड एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस। सोचे समझे बगैर पॉपुलैरिटी के लिए आपके मिनिस्टर साहब ने आके नारे लगाने शुरू कर दिए और जिससे जो पीआईए पहले ही आपकी फाइनेंशियल लॉस में है, बुरे हाल में है, इवन बाकी एयरलाइंस, सबको आपने सोचे समझे बगैर सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया और दुनिया ने आपके जितने दुनिया की एविएशन सब ने आपको। तो ब्रिगेडियर साहब, सिर्फ एक वो मामला नहीं जो एविएशन की अपनी अंदर बद इंतजामियां चल रही हैं, उसका चेक एंड बैलेंस नहीं करना है। देखिए, अब ये है कि इसमें आप ये देखेंगे हु इज रिस्पांसिबल। आपने यू हैव टू टेल द वर्ल्ड, आपने क्यों इंटरनेशनलाइज कर दिया, आपने अब लोगों को, पूरी दुनिया को बताना है कि आपने किसके खिलाफ कार्रवाई की, हु वाज रिस्पांसिबल और उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की और उसको क्या पनिशमेंट दी गई। और आइंदा के लिए आपने क्या फूल प्रूफ सिस्टम निकाल लिया है कि आइंदा के लिए नेवर दिस थिंग टू रिकरेंस। ये आपने दुनिया को बताना है, सेटिस्फाई करना है, जिसकी वजह से आपको सेकंड वार्निंग मिल रही है। व्हाई यू टेकन 1 ईयर, देयर इज नो रीजन भी इतना टेक करें। आप इसके लिए इमीडिएटली बताएं कि आपने क्या किया, दुनिया को बता दें। बुखारी साहब, सिविल एविएशन को सेफ्टी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के हवाले से अब आखिरी डेडलाइन मिली है और ये दूसरा नोटिस है। कार्रवाई होगी ज़िम्मेदारान के खिलाफ जिनकी वजह से ये मामला यहाँ तक पहुँचा है? माजी में भी हमने इसको डिस्कस किया और उस वक्त भी गालिबन इससे मिलता जुलता सवाल था ज़रियाब, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि पाकिस्तान में ये रीत और रवाज नहीं है कि अगर ज़िम्मेदार ताकतवर आदमी है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, और यकीनन जो इसके ज़िम्मेदार हैं वो सारे ताकतवर अफराद थे। देखिए, जैसे बात की गई कि लाइसेंसेस से मामला शुरू हुआ और उसके बाद अंदर की बदइंतज़ामी जो है वो मामले को कहाँ से कहाँ ले गई। अब जब मामला शुरू हुआ और दरमियान में जब हमने उसको फैक्ट चेक करना शुरू किया लाइसेंसेस वाले मामले को, तो उसमें पता चला जनाब कुछ ऐसे साहबान के नाम हैं जो इस दारे फ़ानी से कूच कर चुके हैं और उनका नाम भी उसमें शामिल है। कुछ ऐसे हजरात हैं जो इंतहाई क्रेडिबल पायलट थे, जिनके लाइसेंसेस जेन्युइन थे, जो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी सर्विसेज फ्राहम कर रहे थे, उनके नाम शामिल करके उनकी जो नौकरियां हैं वो भी गवा दी गई। और उसके बाद अपनी तरफ आइए, ज़रा हिरार्की को चेक कीजिए कि आप एक लंबा अरसा डीजी ही अपॉइंट नहीं कर सके, सेक्रेटरी साहब को आपने एडिशनल चार्ज दिया, फिर इंतज़ामी मामलात को आगे देखिए कि होना तो यूं चाहिए था कि एक डिसिप्लिन्ड बंदे को लगाया जाता और पूरा जो ब्लैक एंड वाइट में देखता और कोई रेवोल्यूशनरी डिसीजन लेता। उसके लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जब ऑर्डर आया तो उसके बाद हमने लगाया गया, जो हमारे एयरफोर्स से आए हैं मुर्तज़ा साहब, उन्हें हमने डीजी लगा दिया। अब वो आए हैं, मैं होप करता हूँ कि शायद वो कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिससे हमारी एविएशन का खोया हुआ वकार वापस आए, या कम से कम कोई अकाउंटेबिलिटी का, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम ही कम से कम स्ट्रेंथन हो जाए। और क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा पूरा एविएशन स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि ये वार्निंग बहुत सीरियस है। मोना, अपने ही दायरे में अकाउंटेबिलिटी आपको होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है ज़रियाब, अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि देखें इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दुनिया भर में जो एविएशन इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी एयरलाइंस, ये कोरोना वायरस की वबा के दौरान हमने देखा कि बिल्कुल खत्म हो गई, बैंकरप्ट हो गई, बंद हो गई। अच्छी प्रॉफिटेबल चलने वाली एयरलाइंस जिनके बड़े सारे रूट्स हुआ करते थे, उन्होंने बाकायदा एक गोल्डन हैंडशेक टाइप उन्होंने अपने तमाम मुलाजमीन को दिया और उनसे माजरत की और कहा कि जी अब हम इसके आगे आपका बोझ नहीं उठा सकते हैं। जब ऐसे हालात दुनिया भर में चल रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, तो वो वाली मिसाल है कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, वो वाली बात हो गई हमारे हवाले से। सिविल एविएशन के जो पहले इंतजामात हैं वो हमारे सामने हैं। एयरपोर्ट्स के हवाले से ये बात भी मैं तो उसकी बड़ी तायीद करती थी और मैं उसको सेकंड करती थी इस प्रपोजल को कि आप आउटसोर्स करते हैं, आपसे नहीं अगर संभल रहा है मामला,
आप आउटसोर्स कर दें। ये तमाम मामला, कभी हेरोइन निकल रही है, कभी जी ड्रग्स निकल रहे हैं, कभी स्मगल हो रहा है सोना, ये तमाम मामला तो पहले से चलते आ रहे थे ना। फिर उसके बाद अब जो ये इंक्वायरीज खोली गई तो इसके बाद तो एक नया ही पेंडोरास बॉक्स खुल गया जो उल्टा आपके गले पड़ गया। तो ये तमाम मामला हमारे सामने थे। यही बात सही है कि उन्होंने अल्लाह अल्लाह करके अभी चलें, शुक्र है कोई डीजी अपॉइंट किया है, वरना सिर्फ एडिशनल चार्ज के जरिए हम लोग काम चला रहे थे। लेकिन अब जहां तक मुझे लगता है इट्स टू लेट एट दिस पॉइंट इन टाइम। पूरी दुनिया भर में ट्रैवल बंद है इस वक्त। अगर आप रिवाइवल की तरफ भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई उसका बहुत आपको कोई जिसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल जंप मिल पाएगा। लेकिन ये कि सर्वाइवल एटलीस्ट करें, सर्वाइवल इज द की। अगर आपने ये तमाम चीजें नहीं की तो आप सरवाइव भी नहीं कर सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी एयरलाइंस जब बैंकरप्ट होकर खत्म हो चुकी हैं कोरोना वायरस की वबा में, तो अगर आपने अपनी हालत जार इसी तरह से रखी, कोई अकाउंटेबिलिटी ना रखी, कोई पूछगछ ना रखी, तो आप तो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। आपके यहाँ खुदा ना खास्ता ये हालात ना आ जाए कि एक भी एयरलाइन ना बचे। तो और आपको पता है पाबंदियां जिस तरह से ट्रैवल पर पाकिस्तान के लग रही हैं, बहुत सारे इवन दोस्त ममालिक की तरफ से भी लग रही हैं। तो इसके बाद क्या अब हम ये चाहते हैं कि अब हम बिल्कुल ही आप समझें कि सुसाइडल बन जाएं, तो खुदकुशी के ऊपर आ जाएं? तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और हल है कि आप बस बहुत फौरी एक्शन लें इसके ऊपर। आपको कोई एक्सपोनेंशियल जंप नहीं मिलेगा इससे, इस खुशफहमी में ना रहिएगा, लेकिन सिर्फ सर्वाइवल करें अपना। ज़गम खान साहब, अभी हम कुछ देर पहले ही इकोनॉमी को लगने वाले डेंट्स के हवाले से बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हमारी एविएशन के मामला सामने आ गए हैं। खुदा न खास्ता हम इसका कोलैप्स बर्दाश्त भी नहीं कर सकते और इकोनॉमी को इससे भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। कार्रवाई फिर फौरी तौर पर हो जाए। जब सावन आग लगाए तो कौन बुझाए। 24 जून को क्या कमाल की तकरीर की थी हमारे वज़ीर हवा बाइज़ी ने। लगता था कि एयर इंडिया के ऊपर कोई तोप दाग रहे हैं। फरमाया था कि 860 में से हमारे 260 पायलट जेली हैं। 30% पायलट हमारे पाकिस्तान के जेली लाइसेंसों पे जहाज़ उड़ा रहे हैं, उनके इम्तिहान किसी और ने दिए हैं। हैरत की बात यह है, ये पाकिस्तान की पहली पार्टी है जो ब्रांडिंग के असूलों पे चलती है, जो बनी भी ब्रांडिंग पर है। इनकी आप मफलर देखें, गीत देखें, झंडे देखें, दुनिया की बेहतरीन ब्रांडेड पार्टी है जो मुल्क के ब्रांड को गारत कर रही है। आजकल के जो मुल्क हैं वो सिर्फ मुल्क नहीं होते, ब्रांड भी होते हैं। आपने देखा है कि मलेशिया पाकिस्तान में अपनी नेशनल ब्रांडिंग पर कितने पैसे खर्च करता है, करोड़ों अरबों रुपए। मलेशिया, ट्रूली एशिया, आपको बिलबोर्ड नजर आएंगे। कभी टर्की की ब्रांडिंग कैंपेन चल रही होती है, नेशनल ब्रांडिंग, कोई प्रोडक्ट की नहीं होती, अपनी कौम की ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। और जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान के ब्रांड का, पाकिस्तान के कौमी इदारों के ब्रांड का, नेशनल फ्लैग कैरियर का ज़रा भी ख्याल नहीं है। ऐसा शौक़ तकरीर है कि खड़े हुए और जो दिल में आया दाग दिया। एम सिर्फ ये है कि पिछली हुकूमत बहुत बुरी थी। भाई भाड़ में जाए, बहुत बुरी थी। PIA तो पिछली हुकूमत नहीं है, सिविल एविएशन तो पिछली हुकूमत नहीं है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान तो पिछली हुकूमत नहीं है। आप जिम्मेदार हैं और खड़े हैं आप असम्बली के फ्लोर पे। असम्बली के फ्लोर पे जो बात की जाती है वो रिकॉर्ड का हिस्सा होती है। उस पे बात कहने वाला रेस्पॉन्सिबल होता है, हाउस को जवाबदेह होता है। सारी दुनिया में उसको सीरियस लिया जाता है, तो दुनिया ने उसको सीरियस लिया। EU की जो एविएशन है अथॉरिटी है, उसने कहा कि हजूर हमें आपके स्टेट जो इदारे हैं उन पर अब एतबार नहीं रहा, हमें आपके पायलट्स पर एतबार नहीं रहा, हमें अब आपके जहाज़ों पर एतबार नहीं रहा। बराए मेहरबानी 6 महीने के लिए अपने जहाज़ लेकर इधर का रुख ना करें। उसके बाद अमेरिका ने भी पाबंदी लगा दी। उसके बाद दुनिया भर की एयरलाइन में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी पायलट्स काम कर रहे थे, आप देखिए आपके जो सीनियर प्रोफेशनल सारी दुनिया में आप बेचारे मजदूर भेजते हैं। चंद कैटेगरीज हैं जिसमें आप अच्छे प्रोफेशनल भेजते हैं और उनको भी नहीं जीने देते। सबको ग्राउंड कर दिया गया। बड़ी मुश्किल से उनको नौकरियां मिली और कितनों को कोई मालूम ही नहीं कि नौकरियां वापस मिली या उनको नहीं मिली। तो इन इदारों पर खुदारा रहम करें। और ये इदारे उतने बुरे नहीं हैं। मैं ब्रिगेडियर साहब से एग्री करता हूँ। देखिए किसी भी थर्ड वर्ल्ड की अगर आप 50-60 आप मुल्कों की एयरलाइंस को, मुल्कों को आप देख लेंगे तो पाकिस्तान की सिविल एविएशन उनसे बुरी नहीं होगी, PIA भी उनसे बुरी नहीं होगी। लेकिन कोई छत पे चढ़ के खुद कहे कि मैं चोर हूं, तो फिर दुनिया उसके साथ क्या करेगी? ठीक है, दिस इज हाइट ऑफ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी।
और यही कुछ आगे आप देखिए, यही कुछ आगे हम फॉरेन पॉलिसी के साथ करने जा रहे हैं। हमारे 40 लाख मजदूरों की मजदूरियां भी खतरे में पड़ रही हैं। अनिका, एविएशन के मामलात हो या सेफ्टी मेजर्स हो इन फ्लाइट्स को लेकर, क्या हम इस सबकी नाकामी का मलबा एक ही गवर्नमेंट पे डाल सकते हैं? और फिर दूसरा ये कि अब अगर ये पार्टी गवर्नमेंट में है तो इसको फिर अपना किरदार तो अदा करना होगा, फिर माजी की हुकूमतों पे मलबा डाल के नहीं सब कुछ हो सकता? नहीं जरिया, इसके अंदर ना इस हमाम में सारे ही बरहाना है, सारे ही नंगे हैं। हर हुकूमत ने आके पीआईए को इस तरीके से एक घर की लॉन्डी की तरह इस्तेमाल किया अनफॉर्चुनेटली, कि अपने लिए जो है जहाज बुक कर लिया, अपनी पार्टी के लोगों को लेकर जाना है तो जहाज इंतजार कर रहा है लंदन में। ये होता चला आया और अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक रुक नहीं रहा। मैं क्यों कह रही हूँ रुक नहीं रहा? पहले तो मैं आऊंगी ना चौधरी सरवर साहब की तरफ, हवाबाजी के मिनिस्टर की तरफ। वो उन्होंने बड़े बमांगे दोहल कहा कि जी 262 हमारे जो पायलट्स हैं वो या तो फेक लाइसेंसेस पर चल रहे हैं या फिर जो है उनकी कारकर्दगी सही नहीं, या इल्जाम जो उन्होंने लगाए। मुझे समझ नहीं आती काबीना का कोई मेंबर तुक्का लगाओ मुसलमानों की बुनियाद के ऊपर किस तरीके से कोई बात कर सकता है? ना आपके पास कोई रिपोर्ट, ना आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन, ना आपके पास कोई ठोस शवाहिद, बस बोल देना है तो जोशे खिताबत में बोल ही देना है। ऐसे नहीं चला करते मामला। अब जरा दूसरी पिछली हुकूमतों की तरफ आए। पीआईए के कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो पिछली हुकूमतों के रहनुमाओं के भाई, उनके भतीजे, उनकी बेटियां, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार जैसे भरे गए हैं, जिस कदर भरे गए हैं उसका खुमियाजा आज हमें भुगतना पड़ा है कि पीआईए के बहुत सारे लोगों को गोल्डन हैंडशेक देना पड़ा है। अरशद मलिक साहब आए हैं। मेरी पहले तो उनसे सिफारिश और गुजारिश ये है कि खुदा के लिए पहले तो सीएए के ऊपर, सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालें। बाकी कमर्शियल एयरलाइंस जो है, प्राइवेट एयरलाइंस, वो भी प्रेशर डालें ताकि तो आप प्रेशर डालने की बात करें, आपको लगता है फिर अथॉरिटी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी अनिका? देखिए, अगर जरियाब कार्रवाई नहीं होती तो आप समझ लें कि 188 मुमालिक के अंदर हमारी तमाम फ्लाइट्स बैन हो जाएंगी। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। कार्रवाई करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। जो वल्चर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम पीआईए की तरफ नजरें गाड़े हुए हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, रूजवेल्ट को बेच ले उसकी बात हो रही है, उनको साइड पे करके इन चीजों को सही करने की तरफ आए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो मैं आज आपको लिख के देने को तैयार हूं, इसके नतायज बहुत दूररस होंगे। पीआईए और सिविल एविएशन अथॉरिटी एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर भी देखें आप इसे। ये सिर्फ और सिर्फ एक इदारा नहीं है, ये सिर्फ 2 इदारे नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स है, जंगों में काम आया करते हैं ये। ठीक है, कार्रवाई होनी, कार्रवाई नहीं होती तो हमें इसका बहुत बड़ा खुमियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है नुकसान की सूरत में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।